प्रिय विद्यार्थियों, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा ये इकोलॉजी का पेपर चल रहा है जिसमें हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर ली, एडेफिक फैक्टर्स के बारे में बात कर ली थी, और अब हमारा अंतिम ये जो फैक्टर के बारे में जो बात करने जा रहे हैं ये है हमारा बायोटिक फैक्टर्स। ऑफ कोर्स हम लोगों ने फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में भी बात कर ली है। कहने का मतलब ये हुआ कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ये बायोटिक फैक्टर्स वाला पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही आपका ये फैक्टर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उनका प्लांट्स के साथ में क्या इंटरेक्शन प्लस उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। निश्चित रूप से ये जो बायोटिक फैक्टर्स है ये आपस की जो एक्टिविटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स है, और आदमी भी इस इंटरेक्शन में शामिल है। और इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो पृथ्वी पर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो निश्चित रूप से पड़ता है या हमें दिखाई देता है। इसलिए ये फैक्टर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनका अध्ययन करना इकोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये जो प्रभाव है ये आपस में जो बायोटिक रिलेशनशिप है, प्लांट का आपस में, कम्युनिटी का आपस में, प्लांट का एनिमल के साथ में, और जो पर्टिकुलरली जैसे हम बात करते हैं माइक्रोफोना एंड माइक्रोफ्लोरा ऑफ द सोइल, इन सब का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसका आपस में एक दूसरे के ऊपर निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने अभी कहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो ज़रूर से पड़ता है। तो इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो इंटरेक्शन है वो कितने प्रकार का हो सकता है आपस में। अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें तो ये 3 तरह का इंटरेक्शन है वो हम लोगों को दिखाई देता है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब ये होता है आपस में हमारा जो इंटरेक्शन है वो सेम स्पीसीज के बीच में, अगर हम एक दूसरे को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं उस सिचुएशन में हम उसको इंटरस्पेसिफिक के नाम से जानेंगे। अगर दो अलग अलग या एक से ज़्यादा स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक के नाम से जानेंगे। और जब यही इंटरेक्शन अलग अलग जेनेरा के बीच में होता है या जीनस के बीच में होता है तो उसको हम इंट्रा जेनेरिक के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपस में समझने के लायक है। ज़रूरी है हमें कि ये आपस में हमारा जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का है, सेम स्पीसीज़ के बीच में है, अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में है, या फिर अलग अलग जेनरा के बीच में है। इसके लिए 3 अलग अलग नाम है वो आपके सामने अभी मैंने आपको दिखाए। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं ओडम, उनके अनुसार ये जो इंटरेक्शन है वो 2 तरह से, बहुत ही कॉमन सी बात है। एक वो इंटरेक्शन जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है और एक वो इंटरेक्शन जिससे नुकसान होता है। नुकसान दोनों को हो सकता है, एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो सकता है। ये सारी सिचुएशंस के बारे में हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। तो ब्रॉड वे में अगर हम ये कहें तो हमारे जो आपस का जो ये प्लांट का एनिमल का, प्लांट का प्लांट से आपस में जितने भी टाइप के जो इंटरेक्शंस की बात अभी हम लोगों ने की थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की सिचुएशंस है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। पहले हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शंस की। पॉजिटिव को अगर हम ये कहें जिसमें फ़ायदा होता है
नुकसान किसी को नहीं होता है, उस तरह के हमारे इंटरेक्शन को हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार का सामान्यतः हमें देखने को मिलता है। एक जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध, ऐसा अंतर संबंध, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें जो भी साइड्स है, जो भी पार्ट है, उन दोनों को फ़ायदा होता है। और इसके अंदर हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो लाइकेन का लेते हैं, प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का लेते हैं, और माइकोराइजा का एग्जाम्पल है वो हम लोग इसमें कोट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं लाइकेन, लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो पर्टिकुलरली लेग्यूम्स के रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं, उनको वहाँ और दूसरी जो अपने एल्गी है उनको वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाती है, और ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर कर प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। कहने का मतलब दोनों का फ़ायदा हुआ। और इसी तरह का जो रिलेशनशिप है वो माइकोराइजा का भी होता है। सेकंड जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो हम लोग प्रोटोकॉपरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें नुकसान किसी का नहीं है और ये एसोसिएशन ज़रूरी भी नहीं है, और इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो समुद्र के अंदर एनीमोन है वो क्रेब के ऊपर रहता है, जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, और दूसरा जानवर है वो अपने दंश कोशिकाओं से प्रोटेक्शन या हिफाजत करने का काम करता है। इसलिए दोनों का उसमें फ़ायदा हो जाता है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। और तीसरा एक जो हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस है उसको हम कॉमेंजलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। और इसमें हम 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट कर रहे हैं, लाइनेज का एग्जाम्पल एंड एपीफाइट्स का एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं जिसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। हाँ, फ़ायदा एक को हो सकता है लेकिन दूसरे को नुकसान है वो नहीं हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस की तरफ जिसमें नुकसान होता है, और इस नेगेटिव इंटरेक्शंस को हम एंटागोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये वर्ड भी आपके ध्यान में होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ये भी 3 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, दूसरे को हम कहते हैं एंटीबायोसिस, और तीसरे को हम कहते हैं कंपटीशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट वाले को हम सबसे पहले ले लेते हैं कंपटीशन। 2 प्लांट सेम स्पीसीज के या अलग अलग प्रजातियों के आपस में ग्रो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके बीच में इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, और ये इंटरेक्शन कंपटीशन का है। जो ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली प्लांट होगा वो ज़्यादा पानी को, ज़्यादा मिनरल्स को अपने तरफ खींच सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपटीशन है ये लाइट के लिए हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है, मिनरल्स के लिए हो सकता है, CO2 के लिए हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है। जो भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सब के लिए ये आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं और ये कंपटीशन होता है, और जो सबसे ज़्यादा फिट प्लांट होता है वो ज़्यादा इनको खींच लेता है अपनी तरफ। ये बहुत ही साधारण सी बात है कि जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट होगा वो अपने तरफ ज़्यादा खींच लेगा। तो ये कंपटीशन है वो सामान्यतः प्लांट्स के बीच में देखने को मिलता है। पहले वाला जो एक्सप्लॉइटेशन है ये 2 तरह का रिलेशन है वो बताए गए हैं। एक है पैरासिटिज्म, जिसको हम परजीवी या पैरासाइट के नाम से जानते हैं। एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के ऊपर परजीवी के रूप में रहती है, आश्रय के लिए भी और खाने पीने के लिए भी पूर्ण रूप से दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। उसको हम पैरासिटिज्म या परजीवी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स है वो आगे चलकर हम लोग लेंगे। और सेकंड में लिखा हुआ प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब किसी दूसरे का शिकार करके उसको यूज करना। प्रीडेशन का मतलब शिकार करने से है, एक का फ़ायदा हो रहा है लेकिन निश्चित रूप से दूसरे का नुकसान हो रहा है। और जो सेकंड भी पार्ट है जो बीच में लिखा हुआ है एंटीबायोसिस, जिसमें फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कुछ पर्टिकुलर फंगस है वो हाइड्रोक्सिल एमीन का सिक्रेट करने का काम करती है, और उसका असर समुद्र में रहने वाली फिशेस के ऊपर पड़ता है जिससे वो उनकी डेथ हो सकती है, वो मर सकती है। इसलिए फ़ायदा किसी का भी नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान है वो इस प्रोसेस में हो जाता है। तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन, एंटीबायोसिस एंड कंपटीशन
तीन प्रकार के नेगेटिव जो रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शन है, वो सामान्यतः हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये था हमारा एक सारांश जो हमने बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास किया है। अब इसी टॉपिक को हम डिटेल में लेके चलते हैं, वन बाय वन करके चलते हैं। और पहला जो पॉइंट आपका आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग प्लांट्स के बीच का क्या संबंध है, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। और जो भी प्लांट उस पर्टिकुलर जगह पर पाए जा रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और दूसरे जो एक्टिविटीज़ है वो सेम कम्युनिटी के अंदर पाए जा रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने का काम करते हैं। और इनके बीच में जो कंपटीशन होता है, जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, फूड के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के लिए, इन सब के लिए इनके बीच में आपस में कंपटीशन हो सकता है। और इस कंपटीशन को हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के नाम से जान रहे हैं। जब कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है, और निश्चित रूप से जो भी बातें अभी हम लोगों ने की, फूड से लेकर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर तक, इन सब के लिए इनके बीच में आपस में कंपटीशन होता है। और ये सर्वमान्य जो फैक्ट है वो हमारे सामने है। इस तरह का जो कंपटीशन है वो हमें दिखाई देता है। कुछ प्लांट्स के जो ग्रुप है वो वाइडली किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, और जो दूसरे हैं वो किसी खास जगह पर ग्रुप बनाकर रह सकते हैं, लेकिन वो वातावरण को प्रभावित करने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग्स है उनका वातावरण के साथ में इंटरेक्शन होता है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े ट्री होने के कारण से वो सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसको वो ऊपर में ही रोक लेते हैं, और वो उनके ग्राउंड लेवल पर तक नहीं पहुंच पाती है। और इस लिहाज से जो नीचे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, हालांकि उनको लाइट कम मिल रही है, लेकिन वो छोटे वाले प्लांट जो बड़े प्लांट्स के नीचे ग्राउंड लेवल पर पाए जा रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग विंड और हाई टेम्परेचर से बचाव हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है, हिफाजत हो जाती है, रक्षा हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि लाइट है वो उनको कम मिल पाती है, लेकिन उनका बचाव है वो इस तरह से है, वो हो जाता है। उसके बाद में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि ऐसा रिलेशन जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो लाइनेज का लेते हैं। लाइनेज का मतलब ये होता है वुडी क्लाइंबर। वुडी क्लाइंबर का मतलब ये, जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, तो जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आरोही प्लांट या बेल के रूप में जानते हैं। बेल है वो अपने लेवल पर सीधी खड़ी नहीं रह पाती है, वो किसी का सहारा लेकर ऊपर तक जा सकती है। जब किसी पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर घना जंगल पाया जा रहा है, बड़े बड़े ट्रीज पाए जा रहे हैं, तो उनके नीचे ये जो बेलें पाई जाती है या आरोही प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में या उचित मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसलिए ये जो आरोही प्लांट या बेल है, उन बड़े प्लांट्स का सहारा लेकर उनसे लिपट कर ये ऊपर तक चली जाती है, लाइट की कमी को पूरा करने के लिए। इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको हम लाइनेज के नाम से जानते हैं। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बोहिनिया के बारे में और टिनोस्पोरा के बारे में, जिसको हम गिलोय के नाम से जानते हैं। आजकल कोविड-19 के अंदर हम लोग गिलोय प्लांट की अक्सर चर्चा करते हैं, और ये आपका टिनोस्पोरा प्लांट है जो हमारे लिए बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू रखता है। और टिनोस्पोरा का जो प्लांट है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, लाइनेज के अंदर आता है, क्योंकि जो इसका स्टेम है वो काफ़ी वुडी हो जाता है, और वुडी होने के कारण से हम इसको वुडी क्लाइंबर या लाइनेज के नाम से जानते हैं। और ये अपनी रिक्वायरमेंट, लाइट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे प्लांट का सहारा लेता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। फ़ायदा हो गया इसका, लेकिन नुकसान इसमें किसी का भी नहीं हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, और ये एग्जाम्पल है हमारा दूसरा एपीफाइट। एपीफाइट जिसको हम हिंदी में अधिपादप के नाम से जानते हैं। अधिपादप का सिंपल मतलब हमारा ये होता है कि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये ज़मीन में ग्रो नहीं करते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर पाए जाते हैं केवल सहारे के लिए।
केवल सहारे के लिए, और इनकी जो जड़ें हैं वो हवा में लटकती रहती है। और पर्टिकुलरली ये प्लांट उस एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, और इनकी रूट्स के अंदर एक विशेष प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम वेलामेन के नाम से जानते हैं। और ये वेलामेन नामक जो टिश्यू है वो स्पंज की तरह काम करता है और वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब करके सोख कर ये अपना प्लांट है वो अपना काम है वो चलाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति का नज़ारा देखिए, प्रकृति का जो चमत्कार है वो देखिए, किस प्रकार से इस प्लांट की रिक्वायरमेंट को प्रकृति फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है। वेलामेन नामक टिश्यूज है वो वायुमंडल की नमी को सोखने का काम कर रहे हैं। तो जो ये एपीफाइट्स है, पर्टिकुलरली ऑर्किड्स नामक पौधा है जिसको ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर है। एग्जाम्पल मैंने वेंडा नामक पौधा लिख रखा है, और यहाँ पर वेलामेन नामक टिश्यूज का नाम भी मैंने लिख रखा है। तो इस तरह से जो भी एपीफाइट्स है ये केवल सहारे के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये उस पर्टिकुलर पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी खासियत होती है, ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पैरासाइट्स। ये मेन हेडिंग्स को हम लोग डिटेल में ले रहे हैं। शॉर्ट में मैंने शुरू में आपको समझा दिया था। पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है इसमें नुकसान होता है, एक को नुकसान दूसरे का फायदा, यही पैरासाइट्स है। और यही परजीवी के रूप में जिसको कि हम लोग जानते हैं, जिसमें एक होस्ट होता है और दूसरा निश्चित रूप से जो पैरासाइट है वो उस होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, और ये अपने भोजन के लिए रहता है। क्योंकि ये पैरासाइट अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होता है। ग्रीन का मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये पैरासाइट्स सामान्यतः दो तरीके के हम लोगों को दिखाई देते हैं। एक को हम टोटल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम पार्शियल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। टोटल पैरासाइट्स का मतलब है कंप्लीट रूप से ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, खाना पानी भोजन सब के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, उसको हम कहते हैं टोटल पैरासाइट्स। और जो पार्शियल पैरासाइट्स है ये मुख्य रूप से केवल पानी और मिनरल्स के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, बाकी सारे काम फिर ये अपने लेवल पर कर लेता है, उसको हम पार्शियल के नाम से जानते हैं। ये स्टेम दूसरों के स्टेम पर ग्रो कर सकते हैं, रूट के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, और स्टेम और रूट के माध्यम से ये जो अपनी जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करने का काम है वो ये करते हैं। तो इस तरह से पार्शियल पैरासाइट्स एंड टोटल पैरासाइट्स के रूप में हम इन परजीवी को देखते हैं। किस प्रकार से इनका होस्ट के साथ में रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं जिनके माध्यम से आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1 पर यानी ए पर दिखाया गया है टोटल स्टेम पैरासाइट्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कसकुटा, जो हमारे आसपास हमें आसानी से दिखाई दे सकता है। हम लोग इसको हमारी खींप के ऊपर देख सकते हैं, हम इसको झाड़ी के ऊपर देख सकते हैं, हमारे आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स के ऊपर हम कसकुटा को बहुत आसानी से देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स। इसमें एग्जाम्पल है वो आपके सामने 3 लिखे हुए हैं। लोरेंथस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, विस्कम है वो, और भी आप देख सकते हो। आगे चलकर हम लोग देख रहे हैं टोटल पैरासाइट्स, रूट पैरासाइट्स। रूट के ऊपर ये प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। बेलेनोफोरा है, ओरोबेंकी है, रेफ्लेसिया है। एक बहुत ही अजीब बात आप देखेंगे, दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें रेफ्लेसिया का जो फ्लावर है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा फ्लावर रखने वाला प्लांट भी रूट पैरासाइट है। सब कुछ दूसरे प्लांट से लेता है और इतना इतना बड़ा फ्लावर रखता है, जिससे ये भोजन प्राप्त कर रहा है उसका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका नाम जरूर से आता है क्योंकि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सबसे बड़े फ्लावर है वो इसी पौधे के अंदर पाया जाता है। और पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल भी आपके सामने है, सेंटेलम एल्बम, जिसको कि हम चंदन के नाम से जानते हैं, और स्ट्राइगा।
स्ट्राइगा है वो हमारे आसपास हमारे खेतों में जो बाजरा होता है मॉनसून के सीज़न में, उसकी जड़ के ऊपर ये स्ट्राइगा नामक जो पैरासाइट है वो पाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जो पैरासाइट्स हैं विद एग्जाम्पल है वो आपके सामने देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम आ रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान यहाँ किसी का भी नहीं है। आपस में सहजीवनता का जीवन वो यापन करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसा कि स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने बात की थी, लाइकेंस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो लाइकेंस है जिसमें दो प्लांट्स का एसोसिएशन होता है, एक एल्गी है और एक फंजाई है। जो एल्गी है उसको हम फाइकोबायोंट्स के नाम से जानते हैं और जो फंजाई है उसको माइकोबायोंट्स के नाम से जानते हैं। और ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशंस का के रूप में रहती है और पार्टनर के रूप में रहती है। निश्चित रूप से ये एक दूसरे को सहयोग करती है। जो फंगस है, जो फंजाई है, ये एल्गी को मॉइस्चर और मिनरल्स एलिमेंट है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। और एल्गी चूँकि ग्रीन होती है वो भोजन बनाकर इस फंजाई को भी अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है और फंजाई का भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने का काम करती है। और इस प्रकार का जो एसोसिएशन है उसके अनुसार इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशंस के नाम से जानते हैं। और एल्गी है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद में सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ का जो रिलेशनशिप है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। इससे पहले वाला जो एसोसिएशन था वो प्लांट के बीच में था। यहाँ पर हम लोग प्लांट्स का एनिमल्स के बीच में देखेंगे और यहाँ पर ये इंट्रैक्शन वो फायदे का भी हो सकता है और ऑफ कोर्स निश्चित रूप से नुकसानदायक भी हो सकता है कि एनिमल और प्लांट के आपस में जो इंट्रैक्शन है वो अलग अलग तरह का है, फायदेमंद और नुकसान दोनों वे में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन ऐसा संबंध है जिसमें दोनों का फायदा होता है। जिस पर्टिकुलर एनिमल्स के माध्यम से पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं, प्लांट का फायदा हो रहा है और एनिमल्स उस पर्टिकुलर फ्लावर पर अपना पेट भरने के लिए जाता है। वहाँ पर नेक्टर या मकरंद का श्रावण वो सक करता है, उसके साथ में पोलन ग्रेन्स भी आ जाते हैं और इनकी जो पैर है या लेग्स हैं उन पे चिपक जाता है और वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। इसके अलावा अगर हम और बड़े एनिमल्स की बात करें, ये एनिमल्स जब ग्राउंड में या खेतों के अंदर चरने के लिए जाते हैं तो ये निश्चित रूप से जिन प्लांट्स को खाते हैं उनके सीड्स कांटों के रूप में इनकी बॉडी के चिपक जाते हैं और वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स को ये खाते हैं तो वो जिन फ्रूट्स को या प्लांट्स को खाते हैं तो फ्रूट्स के माध्यम से सीड्स इनकी बॉडी में चले जाते हैं और जो बीज इनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो फिर मल के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं और इस तरह से डिस्पर्सल भी हो रहा है और निश्चित रूप से पोलिनेशन भी हो रहा है। जो शुरू में हमने बात की वो पोलिनेशन की थी और दूसरे वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं वो डिस्पर्सल के रूप में भी ये काम है वो करता है। और इसी पॉइंट को अलग से भी यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। पर्टिकुलरली जो कांटेदार वाले सीड्स होते हैं वो बॉडी के चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही फायदे की बात हो रही है क्योंकि जानवर प्लांट को खाने के लिए जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए और उसके सहारे सीड्स है वो उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है और इस कारण से हम लोग इसको पहला था हमारा पोलिनेशन और दूसरा है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे रिलेशन की तरफ बात करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यहाँ पर एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। ये पर्टिकुलरली वो प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को फुलफ़िल करने के लिए इनकी जो प्लांट की स्ट्रक्चर होती है उनमें कुछ खास संरचनाएं बन जाती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और जब आसपास उड़ता हुआ कोई कीट इस कप लाइक स्ट्रक्चर
में जाता है तो उसके ऊपर एक ढक्कन-नुमा संरचना होती है, उसके माध्यम से वो बंद हो जाता है और वो कीट अंदर ही रह जाता है और अंदर उसके कुछ ग्लैंड्स होती है, हेयरनुमा संरचनाएँ होती हैं, उनमें वो कीट है वो फँस जाता है और उनके माध्यम से फिर ऐसे एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं जो उस कीट को डाइजेस्ट या गलाकर डिजोल्व कर देते हैं और प्लांट की जो ग्लैंड्स है अंदर की इनसाइड उससे वो फिर सक कर लेता है, जिससे उसकी अपने नाइट्रोजन की कमी है या प्रोटीन की कमी है उसको वो पूरा करते हैं। तो इस तरह से एनिमल या जो कीट उसमें जा रहा है उसका नुकसान हुआ, लेकिन जो प्लांट है वो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस में एक का फ़ायदा है और एक का नुकसान है वो हो रहा है। उसके बाद में हम आते हैं चौथे पॉइंट में, जिसको हम कहते हैं मायरमिकोफिली। इस पर्टिकुलर के अंदर हम एंट्स की बात करेंगे, चींटियों की बात करेंगे। जो चींटियां पर्टिकुलरली किसी पेड़ पर पाई जा रही है, क्या मतलब हुआ, एक ऐसा एसोसिएशन एंट्स प्लांट के ऊपर रह रही है, निश्चित रूप से उनको आश्रय मिल रहा है और उस पर्टिकुलर प्लांट की प्रोटेक्शन हो रही है, क्योंकि कोई भी दूसरा जानवर जल्दी से उस पर्टिकुलर प्लांट पे हाथ नहीं मार पाएगा उन चींटियों के कारण से। ये सबसे बड़ी बात है, वो इस पॉइंट के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं मायरमिकोफिली, जो कि प्लांट्स का एंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में इस पर्टिकुलर के अंदर हम लोग आपसे बात करते हैं। अगला जो रिलेशंस हमारा आ रहा है वो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग का आ रहा है। जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है या वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली ग्रेजिंग के लिए है, वो कॉमन फील्ड में जाते हैं या किसी चारागाह में जाते हैं। जब तक ये ग्रेजिंग है वो सुपरफिशियली होती है, प्लांट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जब प्लांट है वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, तो जो फ्लावर्स अगर उन पर्टिकुलर जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं तो फिर उनमें फ्रूटिंग का निर्माण नहीं हो पाता है और जब फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से सीड्स है वो नहीं बन पाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, वो वहाँ के प्लांट्स को फिर उठाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जो जानवर उस पर्टिकुलर फील्ड पर बार बार घूमता है तो वहाँ की जो ज़मीन है वो भी काफ़ी सॉलिड या सख्त हो जाती है, जिससे प्लांट के नीचे का एरिएशन है वो प्रभावित होता है और प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए वनस्पति या वेजिटेशन है उसका थिक कवर है वो वहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ग्रेजिंग और ब्राउजिंग का जो प्रभाव है वो अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रभाव है इसमें जानवरों का फ़ायदा है, लेकिन प्लांट्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेगिस्तान में रह रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको जान रहे हैं और इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर जो चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो ये है, एक्सेसिव ग्रेजिंग के पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं और अगर एक्सेसिव ग्रेजिंग वहाँ पर अगर ज़्यादा हो रही है तो निश्चित रूप से वो एरिया है वो हमारा खाली हो जाएगा, न्यूड हो जाएगा, जिसके कारण से सोइल इरोजन वगैरह भी प्रभावित होते हैं और वहाँ पर रहने वाले जो छोटे जानवर है, रोडेंट्स है, जैसे कि रेट्स है, स्क्वेरल्स है, रेबिट्स है, बर्ड्स है, ये वहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स के ऊपर अपना अपना जीवन है वो यापन करते हैं। लेकिन अगर वहाँ प्लांट होंगे तो निश्चित रूप से वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे और प्लांट नहीं होंगे तो ये जानवर है वो अपने आप को जीवित है वो नहीं रख पाते हैं। तो दोनों ही वे में हमें इस रिलेशंस को देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में हम आते हैं हमारे तीसरे रिलेशन पे। तीसरा जो हमारा रिलेशन है वो सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका प्लांट्स के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मिट्टी के नीचे रहने वाले जो एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन प्लांट्स में एल्गी हो सकती है, फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि और रूट्स के ऊपर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है। दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स है, माइट्स है, इंसेक्ट्स है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे ज़मीन के नीचे हैं वो पाए जाते हैं। और जिसमें आप देखिए ये एनिमल्स प्लांट्स इनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध है वो होता है। अगर किसी पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर ज़मीन को ह्यूमस प्रदान करने वाले
अगर ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवर्म, तो वहाँ की मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल या उपजाऊ होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे निश्चित रूप से उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी से हो पाएगी। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए और डिटेल में हम लोग जाते हैं, और पर्टिकुलरली फ्लोरा और फोना। फ्लोरा का मतलब ये होता है जो प्लांट्स पाए जाते हैं किसी भी रूप में, छोटे से लेकर बड़े रूप में। यहाँ पर पर्टिकुलरली छोटे रूप वाले पौधों की बात हो रही है। और फोना, फोनो का मतलब जानवर, एनिमल और प्लांट्स की यहाँ पर बात हो रही है। जिसके सेंस में हम लोग जो पहला पॉइंट बात कर रहे हैं, डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जब प्लांट्स के पार्ट टूट कर ज़मीन पर गिर जाते हैं या एनिमल्स मर जाता है तो उसको वापस से मिट्टी में मिलाने का काम कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी पर नहीं लगेंगे तो वो बॉडी डिकम्पोज नहीं हो पाएगी, और डिकम्पोज नहीं होगी तो वो मिट्टी में वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना उस पर्टिकुलर जगह पर ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर गंदगी के ढेर लग जाते, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, और इन डेड जो मटेरियल्स है, डेड पार्ट्स हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, जो कि प्लांट के ग्रोथ को निश्चित रूप से प्रभावित करने का काम करती है। सेकंड पॉइंट की जब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में रहती है, लेकिन प्लांट उसको नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया है, जो प्लांट्स की रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं। उनके थ्रू ये नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, और फिर प्लांट है वो उसको ग्रहण कर पाता है और अपनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर पाता है। तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अंदर आप देख सकते हो छोटी क्लासेस से लेकर अब तक हम इस चीज़ को देखते आए हैं कि कुछ खास टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है। ये वो बैक्टीरिया है जो पर्टिकुलरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, इनके अंदर है वो कुछ खास कॉलोनीज बनाकर ये रहते हैं और प्लांट के लिए फेवरेबल काम करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में हम आगे आते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं, जो निश्चित रूप से प्लांट की ग्रोथ को फेवर करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इस पर्टिकुलर को फेवर करने का काम करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है, और ये कुछ ग्रोथ को प्रभावित करने वाले पदार्थों का श्रावण करते हैं, जो कि ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। निश्चित रूप से प्रमोट करने वाले भी होते हैं और इनहिबिट करने भी वाले भी होते हैं, फ़ायदा पहुंचाने वाले भी होते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने ग्रोथ प्रमोटिंग की बात है वो हम लोगों ने की है। धीरे धीरे हम लोग लास्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है, कुछ म्यूचुअलिजीनियस सिक्रेशंस, और इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो कुछ खास म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंसेस का स्रावित करती है मिट्टी के अंदर, और ये सोइल माइक्रो पार्टिकल्स को लार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में एग्रीगेट या बांधने का काम करती है, जो कि हायर जो प्लांट है निश्चित रूप से उनकी ग्रोथ है वो उससे प्रभावित होती है। तो कुछ खास प्रकार के जो सिक्रेशंस है, यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो म्यूसिलिजीनियस सिक्रेशंस है ये फ़ायदेमंद और नुकसानदायक है, वो दोनों तरह का हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं प्लांट डिजीज़ के बारे में। मिट्टी के अंदर जब इतने टाइप के बैक्टीरिया या माइक्रोफ्लोरा एंड फौना रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर डिजीज़ सोइल है वो सोइल के अंदर डिजीज़ वाली सिचुएशंस है वो क्रिएट हो जाती है, और उसके कारण से प्लांट्स है वो काफ़ी डिजीज़ है उसमें उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण से
प्रत्येक साल है वो काफ़ी नुकसान है वो उठाना पड़ता है। और जैसा कि अभी हमने बात की, ये फंजाई के द्वारा हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है और बहुत सारी निमेटोड्स के द्वारा हो सकता है, जो प्लांट की डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है होती है और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ कर आए हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड ईयर में हालांकि डिजीज़ वाला पार्ट है वो नहीं आता है। अभी ये थर्ड ईयर का टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। और 6 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो एरेशन ऑफ सोइल के बारे में। एरेशन का मतलब ये है कि जो जानवर ज़मीन के नीचे रहते हैं उनके लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी होता है, पानी का होना ज़रूरी होता है। अगर जिस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर एरिएशन है वो आसानी से हो जाता है तो वहाँ पर फ्लोरा एंड फोना, माइक्रो फ्लोरा एंड फोना का सर्वाइवल है वो आसानी से हो सकता है। और उसके कारण से जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वो भी आसानी से ग्रो कर पाते हैं। माइक्रोराइज़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन होता है और ये माइक्रोराइज़ा फंजाई और रूट्स के बीच में होता है। फंजाई ये वो किसी पर्टिकुलर हायर प्लांट के रूट्स के अंदर पाई जाती है। ये दो तरह का एसोसिएशन होता है। अगर वो रूट के ऊपर की तरफ पाई जा रही है तो उसको हम एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइज़ा के नाम से जानते हैं, और कोई फंगस रूट के इनसाइड पाई जा रही है उसको हम एंडोफाइटिक माइक्रोराइज़ा के नाम से जानते हैं। फंजाई को रहने के लिए जगह मिल जाती है और प्लांट को जो इस पर्टिकुलर प्लांट पे वो पाया जा रहा है उसके लिए फंजाई है वो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स का श्रावण करने का काम करती है, उसके लिए फ़ायदेमंद है वो होती है। इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है उसको हम माइक्रोराइज़ा के नाम से जानते हैं। लास्ट वाला रिलेशनशिप अब आपके सामने आ रहा है जिसको हम एंटीबायोसिस के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, कुछ पर्टिकुलर प्लांट से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समुद्र की अगर हम लोग बात करें तो कुछ प्लांट्स है वो ऐसे एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिसका असर है वो फिशेस के ऊपर होता है और उससे वो फिशेस है वो नष्ट हो जाती है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक के लिए नुकसान है लेकिन दूसरे को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन वेजिटेशन। आदमी वनस्पति के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। हम लोग आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है क्योंकि आदमी अपनी मर्जी से प्लांट ग्रो करना चाहता है। आदमी अपनी मर्जी से खेती करना चाहता है। अपने खेत में या फील्ड में किस प्रकार के प्लांट्स वो ग्रो करना है, किस प्रकार की फार्मिंग वो करना चाहता है उसकी मर्जी से होता है। और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो उसको सबको उखाड़ देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है क्योंकि वनस्पति है वो आदमी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। प्लांट्स की मर्जी पर वो काम है वो नहीं हो पाता है, जिससे आदमी को ज़्यादा फायदा होता है उसी की तरह वो अपना काम है वो चलाता है। इस तरह से किसी पर्टिकुलर जगह पर पाई जाने वाली वनस्पति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, आए दिन हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर डैम या बांध का निर्माण किया जाता है वहाँ पर कितने सारे प्लांट्स नष्ट किए जाते हैं। उन प्लांट्स को नष्ट करके उनको काट के वहाँ पर बांध बनाए जाते हैं या डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाई जाती है या उन प्लांट्स को काट के वहाँ पर नेशनल हाईवे या राजमार्ग बनाए जाते हैं। आदमी अपनी सुविधाओं से ये सारे काम करता है और उसके लिए प्लांट्स को नुकसान उठाना पड़ता है। और जब प्लांट्स इस तरह से नष्ट होते हैं तो हमारा वातावरण भी प्रभावित होता है। कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कई बार है वो आग भी लग जाती है किन्हीं दूसरे कारणों से। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ये मानवीय भी हो सकते हैं। और इस तरह से जब आग लग जाती है तो निश्चित रूप से प्लांट्स को नुकसान उठाना पड़ता है। और कई केसेस में तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि महीनों महीनों वो आग है वो बंद नहीं होती है, पूरे के पूरे जंगल है वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से
जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो प्लांट्स की जो ऐश बनती है, राख बनती है, वो उस पर्टिकुलर ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। और निश्चित रूप से जब नए प्लांट्स वहाँ पर आएंगे, जब कंडीशंस चेंज होगी, तो निश्चित रूप से प्लांट की ग्रोथ को वो फेवर करने का काम करती है और इस तरह से फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। और एक बात और, जब किसी पर्टिकुलर जगह पर आग लग रही होती है और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से कम है या नॉर्मल से अबोव है, तो वहाँ पर जो मिट्टी की पीएच है उसको बढ़ाने का काम करती है। जो एसिडिक सोइल है वो बेसिक में कन्वर्ट होने का काम करती है और जब वो एसिडिक से बेसिक हो जाती है तो निश्चित रूप से प्लांट के लिए वो फेवरेबल है, वो होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जंगल का जो नुकसान हो रहा है, पूरे का पूरे वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन उनके माध्यम से जो मिनरल्स है वो उस पर्टिकुलर मिट्टी पर गिर जाते हैं और गिरने के कारण से अगर वो टेम्परेचर जैसा कि बताया गया कि 100 डिग्री से कम पे है तो एसिडिक सोइल है वो बेसिक में कन्वर्ट हो सकती है और उसके कारण से प्लांट की ग्रोथ है वो वहाँ पर फेवरेबल है वो हो सकती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हमने कई दफ़ा की है और वही बात है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के जो मिट्टी के अंदर रह रहे हैं उनको बढ़ाने का काम है वो करता है। इसलिए ये टेम्परेचर, लाइट, जितने भी जो फैक्टर्स हैं ये सब के सब है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये प्रभाव जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हमारे आपस के जो भी इंटरेक्शंस हैं, अंतर संबंध है, वो दोनों पॉइंट्स को साथ लेकर हम लोगों को चलने पड़ेंगे, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने बात की थी। इस तरह से ये हमारे बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वनस्पति प्रभावित होती है ये भी हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था आज का आपका हमारा वीडियो बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, जानिए और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार कीजिए। वीडियो देखने के पश्चात निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आगे वीडियो आएंगे वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचते रहेंगे, उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए वीडियो देखने के पश्चात आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।